The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fate. हेलो गाइस, वेलकम इन आवर डिस्कशन। आपका स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है, सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस लॉन्ग अवेटेड सेशन। यूट्यूब पे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर सीए इंटर का ऑडिट का रिवीजन करवा दो, तो ये है चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम ये पूरा सीए इंटर का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग पूरा कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत ही खुशी है ये बताते हुए कि जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है सीए इंटर फेस टू फेस, सुबह आपको पता है दिल्ली लक्ष्मी नगर में 8 बजे चलता है, उसी का लाइव एट होम भी है और लाइव एट सेंटर्स भी है, और एक रात को 8 बजे भी लाइव चलता है। अगर इन तीनों बच्चों का स्ट्रेंथ को टोटल कर दिया जाए तो 1000 प्लस स्टूडेंट्स आर टेकिंग लाइव। तो मैं ये बोल सकता हूं बड़े ही प्राउड के साथ कि एक ही दिन के अंदर, मतलब एक ही दिन में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट हमसे लाइव कनेक्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के साथ हमारे साथ उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है, अपना विश्वास दिखाया है कि सर आपके साथ जुड़कर चलना है और आगे बढ़ना है। मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं आज की क्लास की, बहुत ही मोटिवेटिंग है और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है दे ऑल आर टारगेटिंग 70 प्लस मार्क्स कि सर लाएंगे तो 70 प्लस लाएंगे, अदरवाइज तो बेकार है सर। उसके अलावा तो फिर यूट्यूब से पढ़कर ही हम 50-60 नंबर ले आएंगे। ठीक है, देखिएगा, बताइएगा कि आपको आवाज वगैरह आती है क्या। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ये दिखे। बताइएगा। ये दिल्ली लक्ष्मी नगर का मैं फेस टू फेस का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे लाइव मेरे साथ जुड़ते हैं, जैसे अभी आप लाइव देख रहे हैं, वो भी हम देखते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग अपना विश्वास दिखाते हो, अपना प्यार दिखाते हो और मुझे भी ताकत मिलती है। देखिए अभी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो सुबह भी चल रही है, सुबह 5 बजे बिल्कुल उठना पड़ता है और उसके बाद रात को 11 से 12 बज जाते हैं। उसके साथ साथ अभी बहुत जल्दी कोलकाता में मेरा फेस टू फेस बैच आने वाला है, चंडीगढ़ में मेरा फेस टू फेस बैच आने वाला है। तो बैक टू बैक आपको अलग अलग जगह पे फेस टू फेस बैच देखने को मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने हालांकि यूट्यूब पे डाली, आप वहां भी देख सकते हैं। तो फटाफट से लाइव आ जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कौन कौन जुड़ा है मैं आपको बताता हूं अभी। मुस्कान बंसल, गौरव, आंचल गोयल, श्रुति गोयल, गौरव प्रजापति, देबात्रा सेन, जतिन मुस्कान, अनुष्का जायसवाल, जतिन जिंदल जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जब तक आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर ये चैप्टर 1 का पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दो सो दैट कि हम भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, डोंट वरी। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा सीए कपिल गोयल ऑडिट नोट्स और सीए कपिल गोयल, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक दिखेगा, आप वहां पर जाकर आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 का पूरा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी क्लास के बीच में कोई भी स्टूडेंट ना जाए, और अगर कोई स्टूडेंट मेरी ये सीरीज ऑफ रिवीजन वीडियोस देख रहा है, सिर्फ सीरीज ऑफ रिवीजन वीडियो देख रहा है, मैं मान के चल रहा हूं आपने कोई रेगुलर कोर्स, कोई लाइव बैच, कोई रिकॉर्डेड बैच, कोई फास्ट ट्रैक कुछ भी नहीं लिया है,
और आपको ये पूरी बुक चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया बुक्स हैं ये इंटर ऑडिटिंग की, आपको ये पूरा बुक का सेट चाहिए तो caindia.org वेबसाइट पे जाके आप सिर्फ बुक को भी लेकर आप अपनी क्लासेस को कर सकते हैं, यूट्यूब से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, गौरव प्रजापति जी कह रहे हैं प्रेजेंट सर, तो गौरव जी हमारा प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट लिखने से नहीं होता है, यहाँ पे लाइक करने से होता है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे आपका प्रेजेंट मिल जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि भैया इतने स्टूडेंट मेरे साथ अब सीरियसली इस चैप्टर को कवर करने के लिए तैयार हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना। और आज मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरे, निपुण सीकरी, उन्होंने मुझे भेजी थी, तो वो पंक्तियां मैं आपके सामने जरूर रिपीट करूंगा उनकी। तो गुड इवनिंग सिंगला साहब, गुड इवनिंग। पूनम सर, लाइव एट होम बैच के लिए गूगल मीट सेशन रखो या जूम रखो? लाइव एट होम में बेटा हम जूम सेशन लेते ही हैं, ऑलरेडी एक सेशन हमारा हो चुका है, कल हमारा टेस्ट है चैप्टर का, शायद आप लोगों को ना पता हो तो। गुड इवनिंग आयुष अग्रवाल, गुड इवनिंग बेटा जी, फटाफट से ज्वाइन करो। आई विल वेट फॉर अनदर 4 to 5 minutes, देन विल स्टार्ट द सेशन। हाँ जी, गुड इवनिंग महक, अक्षिता, सत्यम मिश्रा जी, गुड इवनिंग बेटा जी। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से। तब तक मैं आपको वो 2 पंक्तियां सुनाता हूं जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी हैं। हालांकि मैं उसकी तरह तो नहीं बोल पाऊंगा, वो लिखता भी है बहुत अच्छा। सर कब लिया लाइव जूम सेशन? बेटा पहले ही दिन लिया था, शायद आप अवेलेबल नहीं थे या आपने नहीं ज्वाइन किया होगा। अभी दोबारा भी लेंगे, डोंट वरी, दोबारा भी लेंगे। मैं पहले बोल रहा हूं माफी, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं पढ़ पाऊंगा। देखो जी, ये उन बच्चों के लिए जो थक जाते हैं, जो हार जाते हैं, जो डर जाते हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं इन पंक्तियों को उसी तरह से पढ़ने की जिस तरह से मेरे दोस्त ने लिखी है। उनका नाम निपुण सीकरी है, हालांकि वो बेफिक्र के नाम से जाने जाते हैं। तो बेफिक्र ने जिस तरह से लिखी है, मैं बेफिक्री के साथ इनको पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं रीड कर पाऊंगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि भैया सभी चैप्टर का रिवीजन यूट्यूब पे आ रहा है, सभी चैप्टर का रिवीजन आएगा यूट्यूब पे। वो कहते हैं हर गुनाह की कोई सजा होती है, हर दुख की कोई वजह होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। हर गुनाह की कोई सजा होती है, हर दुख की कोई वजह होती है। थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से बोल रहा हूं, थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितने भी हर्डल क्यों ना है हमारी लाइफ के अंदर, चाहे अगर हम सीए कोर्स कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा कभी भी ऐसा फील क्यों ना हो, यार मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, आपको बेटा ये सब माइंड का गेम है। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा दिया कि बेटा देख अपने को सीए करना है और सीए करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे पढ़ूंगा। जब जब तुमको डर लगे, क्या लिखते हैं वो, जब जब तुमको डर लगे अग्निपथ पर चलने से, जब जब तुम घबरा जाओ सच की राह पे बढ़ने से, जब जब आंख से ओझल हो मंजिल ये अधिकार से, जब जब दिल ये बोझल हो हालातों की मार से। मतलब इन्होंने परेशानियां लिखी हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस किस तरह की परेशानियां आती हैं। मैं दोबारा से वो 4 पंक्तियां रिपीट करूंगा आपके सामने। जब जब तुमको डर लगे अग्नि पथ पर चलने से, जब जब तुम घबरा जाओ सच की राह पर बढ़ने से, जब जब आंख से ओझल हो मंजिल ये अधिकार से, जब जब दिल ये बोझल हो हालातों की मार से। ये परेशानियां थी। अब वो बताते हैं क्या करना चाहिए। तब तब खुद को संभालो, हर मुश्किल को मुश्किल में डालो, खुदा हो तुम खुद को जानना, कुछ भी हो जाए पर हार मत मानना। ध्यान से सुनिएगा दोबारा। तब आपने परेशानियां देखी, अब उसके बाद ये लिखते हैं तब खुद को संभालो, हर मुश्किल को मुश्किल में डालो, खुदा हो तुम खुद को जानना, कुछ भी हो जाए पर हार मत मानना।
हार मानने वालों की इस लोक में, ना ही परलोक में, दोबारा सुनिएगा, हार मानने वालों की इस लोक में ना ही परलोक में जगह होती है। थक हार कर कभी रुक मत जाना, हर रात के बाद सुबह होती है। बेफिक्र मेरे दोस्त, मेरे मित्र निपुण सीकरी ने ये लिखा है। तो ये पंक्तियां मैंने आपके सामने रिपीट की कि कभी भी जीवन में चाहे किसी भी तरह की कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, दिक्कतें क्यों ना आ जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में, देखो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगा। निपुण और मैं, जब निपुण ने ये पंक्तियां लिखी है उनकी मैं बात कर रहा हूं और मैं अपनी बात कर रहा हूं। बेटा हम दोनों ने ही इतना स्ट्रगल किया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। हम दोनों ने साथ पढ़ाई की है, हॉस्टल, हमने एग्जाम साथ में दिए हैं सीए के। ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। तो एक वो समय था जब हम बस की छत पर बैठकर आते थे, ध्यान से सुनिएगा। एक वो समय था जब दिल्ली लक्ष्मी नगर में हम क्लास लेने के लिए हमारे शहर से, हमारे गांव से बस की छत पर बैठकर आते थे, सुबह ट्रेन में लटक कर आते थे। लेकिन हमने कभी भी रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें पता था एक दिन आएगा और उस दिन हम भी उड़ान भरेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने भी अमेरिका तक की उड़ान भरी है। तो हम सब लोग एक ही ग्रुप से हैं, बस डिफरेंस इतना रहेगा, कुछ लोग इस मंजिल को छोड़कर चले जाएंगे, कुछ लोग हमारे इस मंजिल में हमारे साथ आगे बढ़ जाएंगे। आई होप अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 1 सीए इंटर ऑडिट, ठीक है। और अगर आपको ये पंक्तियां मेरी अच्छी लगी हो, मेरी नहीं निपुण की पंक्तियां अच्छी लगी हो, तो एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में से वो पंक्तियां निकाल कर, ताकि बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल सके, जो थक जाते हैं उनको मोटिवेशन मिल सके, उन पंक्तियों को निकालकर आप अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे सीए स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूं करंट व्यूअर जो है 140 हैं, बट जो लाइक्स हैं वो 85 है। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि फटाफट से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। जितने भी व्यूअर हैं इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, सो दैट हम आगे बढ़ सकें और अब आगे देख सकें। लो जी, हाँ जी सर, वी ऑल आर रेडी। सभी तैयार हो? फटाफट से बता। सारे चैप्टर का रिवीजन लेंगे हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी लाइव क्लासेस के अंदर जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका रिवीजन हम यूट्यूब पे जरूर लेंगे। सभी तैयार हो? फटाफट से बताओ। हाँ जी, सारे चैप्टर की कोशिश करेंगे। हमारे लाइव में जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा हम यहां पे आपके साथ लाइव लेते जाएंगे। लो जी, चैप्टर 1 बेटा नाम क्या है सर? नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ये वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए रेलेवेंट है, मैं मान के चल रहा हूं जिन्होंने चैप्टर 1 ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, अब वो रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, इसके अंदर जो हम कंसेप्ट कवर करने वाले हैं उनका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऐसे 200 टाइप्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस, रिलेशनशिप स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट ऐसे 220, 210, और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर और ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। आपका प्यार मिलता रहना चाहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, मेरी एनर्जी बरकरार रहेगी। आपके प्यार में कमी आएगी अगर आप आई लव यू बोलने में थोड़ी सी भी दिक्कत करोगे तो भैया मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी। माफी चाहता हूं, ये सूट मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ जी सर, आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। हाँ जी, आपको एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहा है, हम पूरा चैप्टर भी कवर करेंगे, पूरे चैप्टर के साथ हम क्वेश्चन बैंक भी कवर करेंगे, एमसीक्यू भी कवर करेंगे, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं यूट्यूब पे। क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन यूट्यूब, सो डोंट वरी, आप बस आराम से मेरे साथ जुड़े रहना। लो जी, आई लव यू सर 143, आई लव यू सर, करण सिंगला जी बोल रहे हैं, लव यू जी। लो जी, इस चैप्टर की जो मिनिमम कवरेज है, जो आपको ये चार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का दिख रहा है। इस चैप्टर की जो कवरेज है वो तकरीबन 8 to 10 मार्क्स तक की आ जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज भी इस चैप्टर से भर भर कर आते हैं। सबसे मेन बात, ये चैप्टर बेसिक है, तो जो दूसरे हमारे चैप्टर होते हैं उनके साथ इसकी बहुत ज्यादा लिंकेज आती है, ठीक है। सबको मिलेगा, प्रिंस यादव टेस्ट वेस्ट सबको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप फिलहाल इस पे फोकस करो यार। लो जी, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेरे साथ डिस्कस करना है क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। एक ऑडिट की डेफिनेशन क्या है सर? एक ऑडिटर का काम होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट किससे बनती है? मेरी लेजर्स वगैरह से बनती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर बनती है, इसीलिए वर्ड यहां पे कौन सा यूज किया गया है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज किया है।
जो हम ऑडिट करते हैं वो किसी भी एंटिटी का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑडिट करवाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ऑडिट करवाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को करवाना है। कोई भी एंटिटी हो सकती है, चाहे से वो प्रॉफिट कमाए या ना करवाए। हम जो ऑडिट करते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है बेटा, कि हम उस पर एक ओपिनियन दें। और कौन सा ओपिनियन देते हैं आगे की बात कर लेते हैं सर। एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ओपिनियन हम देते हैं। तो फटाफट से मेरे साथ सभी बच्चे ये डेफिनेशन को रीड करेंगे। मैं आपको इस सेशन में ये भी बताऊंगा कि किस चीज को आप फटाफट से रीड करना, किस चीज को याद करना, तो आपके लिए इजी रहेगा। लो जी, एक बार रीड करते हैं। An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, any irrespective of its size or legal form. When such examination is conducted with a view to express an opinion thereon. मुझे नहीं लगता इस डेफिनेशन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आएगी। इस एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन के अंदर यही चीजें रिपीट करके लिखी गई है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बोलता है कि जो ऑडिट है वो एक सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्यों इंडिपेंडेंट? इसलिए कि अगर मेरा जजमेंट किसी दूसरे के हिसाब से है तो वो ऑडिट का कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब एक ऑडिटर का जो जजमेंट होता है वो उसके हिसाब से ही होना चाहिए, वो किसी दूसरे के विशेष के हिसाब से उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑडिट किसका करेंगे सर? ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके अंदर क्या क्या कवर होता है? बैलेंस शीट, P&L एंड नोट्स टू अकाउंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे? एज पर FRF बनेंगे। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंटिटी कोई भी हो सकती है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोई भी हो सकती है, चाहे से वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर चैरिटेबल क्यों ना हो। और हम एक ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन क्या देते हैं सर? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू कब देते हैं? जब रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। और रीजनेबल एश्योरेंस कब ऑब्टेन करते हैं? जब भी हम किसी अकाउंट का ऑडिट करते हैं, जब हम उसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं और हम बोलते हैं हाँ भैया यहां पे कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, चाहे से वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो, उस केस में हम ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। क्या बोलता है? ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए बहुत नेसेसरी है क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हो एज पर एक्सेप्टेबल पॉलिसी। तो यहां पे पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, रेलेवेंट रेगुलेशन के हिसाब से बने हो। तीसरा, सारे डिस्क्लोजर को सही तरीके से डाला हो। अभी तक नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो हम थोड़ा सा फास्ट है। उसके बाद आते हैं इंडिया के अंदर ऑडिट कौन करता है बेटा? इंडिया के अंदर जो ऑडिट करता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके पास COP होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, वही ऑडिट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, जो एक ऑडिटर होता है, ऑडिट करता है, उसको इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को भी मिसलीड ना करे। और मिसलीड ना करे का मतलब क्या है, कि जो फाइनेंशियल बना है वो जो लेजर से बना है वो बिल्कुल साथ में एग्री करते हो, जो लेजर जो एंट्री के साथ बना है वो बिल्कुल एंट्री के साथ मैच करता हो। तो क्या बोलता है? लेजर बैलेंस आपका एग्री करता है एंट्रीज के साथ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आपने ले लिए, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी टर्म्स क्लियर है, कोई भी आपने कुछ भी मतलब इस तरीके से नहीं लिखा जो आपके शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं होता। ठीक है, सारी अमाउंट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है, सारे डिस्क्लोजर आपने बहुत सही तरीके से डाले हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का दिखा रहा है। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल कंटेंट यहां तक दिया हुआ है। फिर ये मैंने एक रियल लाइफ का ऑडिट टीम का फ्लो दिया था, नथिंग रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि एक ऑडिटर जो ऑडिट करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो ऑडिट करता है, उसके अंदर टेक्निकल और पर्सनल दोनों तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। पर्सनल तो बेटा सभी के अंदर होनी चाहिए। किस तरह की बेटा? जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियली मतलब आपको क्लाइंट का डेटा किसी का शेयर नहीं करना है, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है ये आना चाहिए, आपका कॉमन सेंस आपको लगाना है, और रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट वाला कॉमन फैक्टर। टेक्निकल स्किल के अंदर जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, लॉ, वो सारे सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको करंट ऑडिटिंग प्रैक्टिस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन डू ऑडिट इन एन इंटरप्रेटेड वे और बहुत क्वालिटी ऑडिट आप कर सको। तो ये फालतू का कंसेप्ट है बेसिकली क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा स्पीड ठीक है क्या? स्पीड ठीक है क्या? उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है एसे 200, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एसे 200 के अंदर दो बातें आ गई। नंबर 1, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इसको साइड करो। दूसरा, कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा एक ऑडिटर का? बताइएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है मेरा कि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरे हैं वो फ्री हैं। किससे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे होगी भैया? मटेरियल मिसस्टेटमेंट या तो एरर से होगी या फ्रॉड से होगी। तो आपके फाइनेंशियल पूरी तरह से फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, आइदर बाय फ्रॉड और एरर। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा? एक ओपिनियन दे दूंगा और एक रिपोर्ट बनाकर क्लाइंट को दे सकता हूं। सभी स्टूडेंट मेरे साथ रीड करेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। लो जी, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और आपको क्या करना है? इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है जी।
As per Asset 200, overall objective of the independent auditor in conduct of the audit in accordance with the standards on auditing, the overall objective of the auditor are number 1 to obtain reasonable assurance. बेटा ये reasonable assurance क्या होता है सर? reasonable assurance एक high level assurance होता है, 100% नहीं होता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता, एक हाई लेवल एश्योरेंस होता है. तो क्या बोलता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. और अगर इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं हम, अगर ये सब फाइनेंशियल देख पाता हूं, मटेरियल स्टेटमेंट्स अगर मेरे फाइनेंशियल फ्री हैं, तो आप क्या कर सकते हो? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए. हम रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दो ध्यान से देखिएगा. इन ऑल द केसेस व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मतलब एक ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है एंड ए क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज इनसफिशिएंट, और आप क्वालिफाइड भी नहीं दे पा रहे हो, इनसफिशिएंट है. आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है यहाँ पे. एक ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले पा रहा है, रीजनेबल का मतलब हो गया ट्रू एंड फेयर, आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं ले पा रहे हो और क्वालिफाइड आप दे नहीं पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे मुझे बताओ? रीजनेबल एश्योरेंस आप दे नहीं पा रहे हो, क्वालिफाइड ले नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके काम पे कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है. तो आप क्या करोगे? द एसए रिक्वायर द ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन. डिस्क्लेमर का मतलब यही है कि भैया वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन द एविडेंसेस, या फिर विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. सर ये वाली लाइन नहीं समझ आई, ये वाली लाइन नहीं समझ आई, इसका मतलब आपके कंसेप्ट बहुत वीक है, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे तभी समझ आएगी ये वाली लाइन. ठीक है, अगर जिन बच्चों को समझ आ गई ये वाली लाइन, इसका मतलब यू आर ओके विद द कंसेप्ट्स. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, मजा आ गया हर्ष, मजा आ गया बेटा. बहुत ही बढ़िया. लो जी आगे चलो. एक इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट. द यूजर, यहां पे यूजर का मतलब क्या है? या द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर शुड नॉट एज्यूम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं, थोड़ा. राशि मिश्रा जी, जहां पे मेरे को स्लो डाउन करना होगा ना मैं कर लूंगा, डोंट वरी बेटा. जहां मेरे को लगता है कि स्पीड में करवाना है वो स्पीड रहेगा, जहां मुझे स्लो डाउन करना है मैं खुद ही स्लो डाउन करूंगा. जैसे यहां पे आके मैंने स्लो डाउन कर दिया. क्या कहता है? द यूजर हाउएवर, यूजर का मतलब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट should not assume that the auditor opinion, जो auditor की opinion है, is an assurance to the future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with management has conducted the affair of the enterprise. सर ये बात क्या है? ये बात बेटा ये है कि जो एक स्टैट ऑडिटर होता है वो आपका एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है, और वो भी वो साल जो खत्म हो चुका है. ठीक है, इसका मतलब मैंने उस साल का ऑडिट कर दिया, अपना ओपिनियन दे दिया. मेरा ओपिनियन क्या कहता है? जो फाइनेंशियल है वो ठीक बने हैं, एज पर एफआरएफ बने हैं. क्या मैं कमेंट करूंगा? आप जरा सोचकर बताना, क्या मैं कमेंट करूंगा इस चीज पे कि मैनेजमेंट ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से किए हैं, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में कोई भी गलती नहीं है? भाई एक स्टैट ऑडिटर को इस चीज से कोई ज्यादा लेना देना ही नहीं है. क्यों? एक एग्जांपल से समझिएगा. मान लो मैनेजमेंट को एक मशीन खरीदनी थी, वो मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा नहीं भैया हम हमारी कंपनी के लिए ज्यादा अच्छी मशीन खरीदेंगे. कंपनी ने 5 लाख रुपए वाली मशीन खरीद ली, और आखिरी में जाकर जब वो मशीन आ गई उसका कोई खास यूज नहीं हुआ, कंपनी के 5 लाख रुपए खराब हो गए. लेकिन 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मशीन आई, बिल भी बनाए, सब कुछ बनाए. क्या एक स्टैट ऑडिटर उसकी अकाउंटिंग देखेगा, इनवॉइस देखेगा, या वो ये देखेगा कि आपने 1 लाख की मशीन क्यों नहीं खरीदी, 5 की क्यों खरीदी? बेटा ये काम इंटरनल ऑडिटर का है, स्टैट ऑडिटर का नहीं है. इसका मतलब जो स्टैट ऑडिटर है ना ही तो वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करता है, ना ही वो फ्यूचर के ऊपर बात करता है. इसका भी एग्जांपल दे देता हूं. मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी ने करंट ईयर के अंदर, पास्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी के जितने भी डिसीजन थे सब अच्छे जा रहे थे. फ्यूचर के अंदर आके कंपनी ने उसको गलत कर दिया, कुछ गलत डिसीजन मेकिंग कर ली, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन हो गए. तो शेयर होल्डर, यहां पे पहला वर्ड ही क्या है? यूजर्स. कोई भी यूजर ऑडिटर को गाली नहीं देगा, कोई भी यूजर ऑडिटर को यह नहीं कहेगा भैया ऑडिटर साहब आपने अपना ओपिनियन क्यों दिया, आपके ओपिनियन के बेस पे मैंने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग की थी. भैया फ्यूचर डिसीजन मेकिंग आपने की थी, मेरा ओपिनियन पास्ट के लिए था. बात समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एक ऑडिटर का कोई भी ओपिनियन फ्यूचर की वायबिलिटी के लिए नहीं होता,
ना ही मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के लिए होता है। अगर ये बात समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट के लिए। बाद में मत बोलना सर बताया नहीं था, सर बिल्कुल आपने बता दिया और हमको समझ आ गया। उसके बाद अगला कंसेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, इस वीडियो को बेटा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। हां जी, गौरव बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बकार्डी बियर बोतल वाला एग्जांपल दिया था इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड का, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत उम्दा। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। चैप्टर 1 का धनधनाता हुआ रिवीजन। लो जी, गला खराब हो जाएगा, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट। बेटा 2 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, स्कोप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। स्कोप का मतलब यह है कि आप एज एन ऑडिटर जब कोई स्टैट ऑडिट करने जा रहे हो तो आपका क्या स्कोप रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब मैं स्कोप की बात करता हूं तो मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बात कर रहा हूं, मैं किसी फाइनेंशियल के एक कैप्शन को लेकर बात नहीं कर रहा। सर ये कैप्शन क्या है? जैसे कि फिक्स एसेट्स इज ए कैप्शन। तो जब भी आपके एग्जाम में स्कोप का क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि भैया ये पूरे फाइनेंशियल की बात हो रही है, किसी एक कैप्शन की बात नहीं हो रही। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या, कि जब भी स्कोप का क्वेश्चन आएगा ये पूरे फाइनेंशियल की बात हो रही है, ना कि किसी एक कैप्शन की। अब पूरे फाइनेंशियल की बात करें मतलब एक ऑडिटर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑडिटर क्या क्या करेगा उसकी बात हो रही है स्कोप में। तो एक बात बताओ, क्या एक ऑडिटर फाइनेंशियल के सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेगा? यहां पे एस्पेक्ट्स मेरे कैप्शन है। हां जी सर, तो आप क्या लिखोगे पहला पॉइंट स्कोप के अंदर, कि सर एक ऑडिटर को सारे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको करेक्ट करने कवर करने पड़ेंगे। जब भी आप कोई भी एक्सपेक्ट को मैं कैप्शन बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक आइटम बोल रहा हूं, आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी आइटम को कवर करने के लिए क्या आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे टू फॉर्म एन ओपिनियन? यस सर, लेना पड़ेगा। जो एविडेंसेस होंगे उन एविडेंसेस को ऑब्टेन करने से पहले आप क्या करोगे? सर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी रेलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद बताओ क्या करोगे? सर ये तो हो गया एस्पेक्ट की बात, मतलब आइटम की बात। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके सारे डिस्क्लोजर भी हम चेक करेंगे, ओवरऑल फाइनेंशियल के अंदर वो भी आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट तो हो गए बेटा कॉमन पॉइंट। सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे और इसको लिखेंगे गुड गुड गुड। इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कहूंगा। तो 4 क्वेश्चन क्या हो गए, 4 पॉइंट क्या हो गए? ऑडिटर को सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे, सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रिलायबल इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देखना पड़ेगा। 4 पॉइंट हो गए आपके ये। फिर बीच में खींचो एक लाइन खींच ली सर। 2 पॉइंट मैंने आपको करवाए थे अलग से। पहला पॉइंट क्या था कि ऑडिटर से, बेटा एग्जांपल बताओ, यहां पे कौन सा एग्जांपल दिया था? सभी स्टूडेंट एग्जांपल बताएंगे। ऑडिटर से ना ही तो आप कोई एक्स्ट्रा काम करवाओगे, ऑडिटर को आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाओगे, ना ही ऑडिटर के काम पे किसी तरह की रोक लगाओगे। दो पॉइंट ये थे। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, ना ही उसके काम पे आप कोई कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं। जतिन जिंदल ने बिल्कुल सही कहा। संध्या 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 संध्या, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे को लग रहा है मेरे को एग्जांपल फिक्स करने पड़ेंगे। पहले वाली क्लासेस में क्या करते थे, हम एग्जांपल चेंज करते चलते थे, कभी कहीं पे कोई एग्जांपल डाल दिया, कभी कहीं पे कोई एग्जांपल डाल दिया। लेकिन मुझे लगता है अब मुझे अपने हर कंसेप्ट के एग्जांपल फिक्स करने पड़ेंगे, एक ये नई इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट जब भी हम किसी लाइव सेशन में बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आया, अरे भैया ये तो संध्या दीदी वाला क्वेश्चन था, अरे भैया ये तो बकार्डी की बियर वाला क्वेश्चन था, अरे भैया ये तो त्रिवेणी का ये वाला क्वेश्चन था, अरे भैया ये तो रिलायंस के कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स वाला क्वेश्चन था। मुझे लगता है अब मुझे हर कंसेप्ट का अपना एग्जांपल फाइनल करना पड़ेगा। ये कैसा आइडिया है ये भी आप जरा मुझे बताइएगा, कि हर कंसेप्ट का एक अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल फाइनल कर दूं जो हमेशा वही रहे, तो ये क्या बच्चों की या क्या स्टूडेंट्स की पढ़ाई में एग्जाम में हेल्प करेगा, जरा मुझे बताइएगा कमेंट कर। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे, इनको आप रीड कीजिएगा। कुछ भी नया नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने सब कुछ आपको कवर करवा दिया। मैं इसलिए देख रहा हूं कि कोई टेक्निकल वर्ड तो नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए। नथिंग टेक्निकल इज हियर, इट्स अ वेरी सिंपल प्लेन वनीला। ठीक है, फटाफट से खा लेना। लो जी लो, आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, जो हमने स्कोप का पहला कैप्शन देखा था, क्या एक ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। अगला क्वेश्चन एस्पेक्ट्स पे ही आ गया, और ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और जब भी एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन कवर आए, आपके दिमाग में आना चाहिए फ्लो ऑफ ऑडिट। क्या आना चाहिए दिमाग में?
फ्लो ऑफ ऑडिट, याद है फ्लो ऑफ ऑडिट? हाँ जी सर, फ्लो ऑफ ऑडिट तो आपने इंजेक्शन में डाल के पूरा यहां सीने में डाल के दबा दिया था सर, पूरा याद है। फ्लो ऑफ ऑडिट देखो बेटा पेपर में कितनी बार आया हुआ है, बोलो जय माता दी, जय माता दी सही लिख दो बस मैं, जय मां। ठीक है, ये बेटा माता का प्रसाद है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नंबर देके जाएगा ज्यादा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी एरिया का ऑडिट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? वॉक थ्रू, दैट इज रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर। दूसरे पे क्या करते हैं? टीओसी, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीसरे पे क्या करते हैं? टीओडी, टीओडी में मैंने क्या बताया था? ट्रांजेक्शन के लिए क्या करते हैं? वाउचिंग, और एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंसेस के लिए क्या करते हैं? वेरिफिकेशन। एट द एंड हम क्या देते हैं? ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। इसके अलावा आप लीगल और बाकी एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? एस्पेक्ट जब भी आ जाए दिमाग में क्या आएगा? फ्लो ऑफ ऑडिट। और अगर आपके पास स्कोप जब भी आ जाए तो क्या दिमाग में आएगा? फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके साथ अगले 2 पॉइंट के लिए क्या याद आएगा? संध्या दीदी, संध्या दीदी। ठीक है, चलो जी सर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज लाइव क्लास के बच्चों ने छुट्टी मार ली। उन लाइव क्लास वाले बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुर्गा बनाकर दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा, दौड़ा दौड़ा कर। अगली बार से बेटा अटेंडेंस लगेगी। जितने भी बच्चे, ये जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास वालों ने ज्वाइन नहीं किया है बेटा, इनको मुर्गा बनाया जाएगा, इनको दौड़ाया जाएगा। एक मुर्गा बेटा जब भागता है तो कैसे लगता होगा सोचो। उन लाइव जो बच्चा नहीं ज्वाइन कर रहा है उनके साथ वही हास्य होने वाला है, और उनको याद आएगा कि कपिल सर ने कितना बड़ा पनिशमेंट दे दिया। गोलीबाज है स्टूडेंट, उन्होंने कहा सर चैप्टर 1 का रिवीजन करवा दो यूट्यूब पे। मैंने कहा ठीक है भैया। 140 बच्चे हैं 250 में से, बाकी जो बच्चे 140 आज घूम रहे हैं ना मार्केट के अंदर, जो पेप्सी कोला पी रहे हैं, उनका पेप्सी कोला मैं बनाऊंगा बेटा। अटेंडेंस लगेगी, लाइव चैट बाद में देखूंगा कि किस किस ने आज ज्वाइन किया है। टीम को बोलूंगा लाइव चैट से अटेंडेंस बनाए, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनकी अटेंडेंस बेटा मैं बाद में लूंगा। लो जी, रीजनेबल एश्योरेंस विद रेफरेंस टू मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज द रीजनेबल एश्योरेंस? देखिएगा, auditor is required to obtain reasonable assurance as to whether the financial statement are free from material misstatement. Thus auditor obtains sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptable low level. बेटा ये लाइन सबको पता है ना? However, reasonable assurance is not absolute assurance. This is due to inherent limitation of audit. ये क्या कहता है कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये है, उसको लेने के लिए वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा, so that ऑडिट रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर दे कहां तक? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। एक बात बताइएगा, क्या आप ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं? जल्दी बताइएगा, क्या आप ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं? सोचकर बताइएगा। सर हम कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, चाहे हम 100% चेकिंग की क्यों ना कर दें, हम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे रीजन है सर। हो सकता है क्लाइंट ने फ्रॉड कर रखा हो फाइनेंशियल के अंदर, हम भी 100% चेकिंग नहीं करते, सैंपल बेसिस पे करते हैं। सर जजमेंट लगाते हैं, प्रोविजन बनता है, सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है, तो जीरो नहीं कर सकते। तो हम हमारे ऑडिट रिस्क को क्या करते हैं? सर ऑडिट रिस्क को इतना कम करते हैं, इतना कम करते हैं, इतना कम करते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। जिस लेवल पे हम ऑडिट रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेबल लो लेवल। बेटा ये देखो मैंने बहुत ही जनरल तरीके से समझाया है, इसको चैप्टर 4 के अंदर मैं बहुत ही डिटेल तरीके से समझाता हूं, रिलायंस और टाटा का एग्जांपल लेते हुए। तो अभी आप इस चीज से जज ना करना यार ये क्या समझाया, ये कुछ घंटा कुछ नहीं समझाया, ये सिर्फ बताया है मैंने। ठीक है, आगे चलो। अब आपने क्या बोला? ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, दिस इज ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से मैं इसको जीरो नहीं कर सकता। बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के साथ अभी सभी स्टूडेंट लिखेंगे क्या? आई लव यू। ये आई लव यू वाला कंसेप्ट है, मतलब इसको अच्छे से कर जाना। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट से आपका करेक्ट इनकरेक्ट भी आ सकता है। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका? देखिएगा, ऑडिटर के लिए बोलता है क्या कि द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। कि ऑडिटर जीरो नहीं कर सकता एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। और वो क्या है? नंबर 1, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हो सकता है मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल बना रही है उसमें क्या हो? जजमेंट इन्वॉल्व हो, हाँ या ना? जजमेंट इन्वॉल्व हो, और हो सकता है उसकी वजह से आप उसे जज ना कर पाए, उसकी एक्यूरेसी को आप लोग जज ना कर पाए।
Consequently, some financial statement item are subject to inherent level of variability which cannot be eliminated by the additional audit procedure. जैसे कि estimates वगैरह हो गए. जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिसको 4 नंबर में पूछ सकता है. इसके अंदर 3 पॉइंट कवर होते हैं बेटा. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस. कभी कभी एग्जाम में ये वाली लाइन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन टू फॉर ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस एक्सप्लेन. तो आपको ये 1 2 3 पॉइंट लिखने हैं. कौन से 3 पॉइंट? नंबर 1 कि हो सकता है मैनेजमेंट आपको डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड करे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जो कि आपके लिए रेलेवेंट है. दूसरा, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने क्या कर रखा हो, फ्रॉड कर रखा हो. तो भैया मैं जितने भी एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहा हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना कि ऑल द एविडेंसेस आर करेक्ट, ट्रू एंड फिर या सही है, ऑथेंटिक है. लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ने इंटेंशनली फ्रॉड किया हुआ है तो उसने जाली डॉक्यूमेंट दिया है, क्या मैं जाली डॉक्यूमेंट्स को देख सकता हूं क्या? नहीं. तो हो सकता है मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर रखा हो. तीसरा क्या कहता है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन में आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाते हो, ऑडिट में हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं. तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके सामने ये हाईलाइट किए हैं, ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक और बात बताना सभी स्टूडेंट, जो ये चैप्टर 1 का हम रिवीजन ले रहे हैं, क्या इस वीडियो से इस वॉइस को एक्सट्रैक्ट करके भी टेलीग्राम पे डालें क्या? तो जिस बच्चे को वीडियो देखना है वीडियो देख लेगा, जो बच्चा रात को सोते हुए हमारा ये सुनना चाहे तो वो सुन भी सकता है सेशन को. तो क्या इसमें से वॉइस एक्सट्रैक्ट करके डाल दें क्या? तीसरा कहता है कि आप कभी भी अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, बिकॉज एक आपको बेनिफिट एंड कॉस्ट के अंदर बैलेंस करके चलना पड़ता है. और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑडिट भी हमें एक विद इन टाइम लिमिट करना होता है. भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्लाइंट ने 12 महीने में बनाया, लेकिन हमें तो 1 या 1.5 महीना ही मिला है ना ऑडिट करने के लिए. तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, बैलेंस बना के चलना है. कॉस्ट और हमारी बेनिफिट में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऑडिट फीस है 8 लाख रुपए और हम खर्चा कर दे 15 लाख. तो हमें हमारा फोकस जो हाई सिग्निफिकेंट रिस्क की एरिया है वहां पे ज्यादा करना होता है. हमारा फोकस वहां कम होता है जहां पे रिस्क कम होता है. ठीक है जी. उसके बाद बोलता है अदर मैटर के अंदर फ्रॉड हमारा रिपीट है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन आ जाता है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन आ जाता है. इस पे बेटा मैं ऐसे 250 के अंदर आपको और डिटेल में करवाऊंगा. ठीक है. और गोइंग कंसर्न आ जाता है, ये भी हम 570 के अंदर बहुत डिटेल में कवर करेंगे. आई होप यहां तक आपको बात समझ आती है. तो इनहेरेंट लिमिटेशन को मैं ये बोल सकता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस भी करना, हर पॉइंट को अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में करके जाना. ठीक है सर जी, आपने बोल दिया, हम कर जाएंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ऑडिटर रिक्वायरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. इलस्ट्रेशन 2 में वर्ड्स न्यू हैं, मतलब एक बच्चा कह रहा है इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं. DEF and company chartered accountant successfully carried out audit of Shri Garments for the year 1920. After the completion of the audit, there were found material misstatement due to fraud in the financial statement, which were not noticed and reported by the auditor. मतलब फ्रॉड की वजह से फ्रॉड मिला है जो कि ऑडिटर ने नहीं पकड़ा था. मैनेजमेंट एलिज दैट इट इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर. कमेंट. मैनेजमेंट कह रही है भैया देखो फ्रॉड है, ये ऑडिटर की गलती है, घंटा ऑडिटर की गलती है. अगर ऑडिटर ने अपना काम सही तरीके से किया है तो आप लिखोगे ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव कि भैया ये ऑब्जेक्टिव है. फिर आप लिखोगे ऑडिट रिस्क के बारे में कि ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. वो सारे पॉइंट डालोगे. आखिरी में ही लिख सकते हो कि ऑडिटर ने अगर मान लो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाया, तो उसको आप गिल्टी मान सकते हो. ठीक है. हाँ ठीक है, यही तो है, सही है बेटा. उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. हाँ जी, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से आप लायबल नहीं माने जाओगे. क्यों? कंपनी में फ्रॉड मिला है. यार फ्रॉड इंटेंशनल किया जाता है ना. मैंने अपना ऑडिट सही तरीके से कर दिया, मैं फ्रॉड नहीं पकड़ पाया, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया ट्रू एंड फेयर व्यू, अब बाद में फ्रॉड पकड़ा गया, मेरी कहां दिक्कत भाई? मेरे को क्यों मार रहे हो भाई? मैंने तो अपना काम सही किया है ना, मैं क्यों पिटूंगा? ये बताओ जरा आप. मेरे को मुर्गा. अब जैसे मेरी लाइव क्लास के बच्चे आज छुट्टी मना रहे हैं, तो उन्होंने इंटेंशनल फ्रॉड किया है. ये क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बोला सर यूट्यूब पे लाइव लो, वही गायब है. तो इसका मतलब अब उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उनको पक्का 100% पनिशमेंट मिलेगी. अब ऑडिटर कह रहा है भाई मैंने मेरा काम सही तरीके से कर दिया, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मैं उस फ्रॉड को नहीं पकड़ पाया. लो जी, ऑडिटर्स रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए. सबसे पहले कहता है कि जो ऑडिटर है उसको अपना सारा काम एसएस के हिसाब से करना है, उन सबको कंप्लायंस देखना है, सभी एसए का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, इंटरलिंकिंग पता होनी चाहिए,
रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करनी है, और अगर ऑब्जेक्टिव ना चाहिए वो भी उसको रिपोर्ट में डालना होगा। हंस लो बढ़िया है। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, सभी बताओ। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है एक ऑडिटर की? इंटीग्रिटी, आपको बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी, बाइसनेस वगैरह नहीं आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस से लिंक करता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपको होनी चाहिए कि जिस तरह के एनवायरमेंट में जिस तरह की नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज आपके पास है। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, प्रोफेशनली बिहेव करना है, आपको क्लाइंट का डेटा कहीं भी नहीं देना, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड, कि एक ऑडिटर को जो क्लाइंट बोल दे बस उस पे बात को मान नहीं लेना है, आपको क्लाइंट से क्वेश्चन करना है, आपको क्लाइंट से रीजन पूछना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है। तो इससे क्या फायदा होगा? कोई भी चीज अगर आप अवॉइड कर रहे हो, आप किसी चीज को ओवरलुक कर रहे हो, वो नहीं करोगे। कोई भी डिसीजन लोगे वो सही रहेगा। तो क्या कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इससे सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट कहता है वो क्या है? इट विल रिड्यूस रिस्क ऑफ क्या? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। आप ओवरलुक नहीं करोगे, उस रिस्क को ये रिड्यूस कर देगा। दूसरा, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जब आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी जिसके बेस पे आप कंक्लूजन फ्रेम करोगे उसको आप जनरलाइज नहीं करोगे, उसको अच्छे से स्टडी करके आप अपना कंक्लूजन देने वाले हो। आप कोई भी इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं डिटरमाइन करोगे इन डिसाइडिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एनटीई, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, जब आप ऑडिट प्रोसीजर का डिसाइड करोगे तो आप सारी चीजों को स्टडी करते हुए करोगे, कोई भी इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चनिंग माइंड हो, हर चीज को क्लाइंट से पूछ रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रोफेशनल जजमेंट। जजमेंट मतलब आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपकी ट्रेनिंग। तो कहता है एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट शुड बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट। जो जजमेंट है वो मेरे को ये नहीं कि मेरे को प्लानिंग पे लगानी है, एग्जीक्यूशन पे मत लगाओ। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, थ्रू आउट द ऑडिट हम लोग जजमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। ओवर जनरलाइजिंग, यार जैसे कई बार आता है ना कि यार ये बच्चा है, ये मेरे पास एविडेंस ऐसा है, ठीक है यार, सब ठीक है, मैंने बाकी सब देख लिया। लेकिन अगर मैं अटेंटिव हूं, अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो कर रहा हूं तो मैं उन चीजों को ढंग से देखूंगा, जनरलाइज नहीं करूंगा चीजों को। ठीक है। इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग अबाउट, बट आपकी जजमेंट आप कहां यूज करते हो। तो मैं इसके लिए एक सिंपल बात बोलता हूं, प्लानिंग से लेके रिपोर्टिंग तक जो जो आप हम लोग काम करते हैं ना वो सब डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं ऑडिट रिस्क निकालता हूं, मटेरियलिटी निकालता हूं, एनटी निकालता हूं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देखता हूं, मैनेजमेंट की जजमेंट देखता हूं, एफआरएफ के लिए कंक्लूजन देखता हूं। हर जगह तो मुझे जजमेंट लगाना है ना यार। सैंपल कैसे निकाला, जजमेंट लगाना पड़ेगा। एविडेंस कैसे स्टडी कर रहा हूं, जजमेंट लगाना पड़ेगा। एस्टिमेट कैसे बनाया, जजमेंट लगाना पड़ेगा। मटेरियलिटी कैसे निकाली, जजमेंट लगाना पड़ेगा। ऑडिट रिस्क कैसे निकाला, जजमेंट लगाना पड़ेगा। ओपिनियन कैसे फ्रेम कर रहे हैं, जजमेंट लगाना पड़ेगा। तो हर जगह जजमेंट का आपका यूज होता है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अभी के लिए सिर्फ इतना समझा रहा हूं। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी। इसको हम चैप्टर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। ऑडिट रिस्क क्या है बेटा? ऑडिट रिस्क, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ओपिनियन देना। कौन सा ओपिनियन देना? ट्रू एंड फेयर व्यू मान लेते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू कब देंगे? जब रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। रीजनेबल एश्योरेंस कब मिलेगा? जब हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होंगे। ठीक है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर सब कुछ सही है तो मैं ट्रू एंड फेयर व्यू दूंगा। मान लो ऑडिटर गलती से अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, किसी भी रीजन से उसको जो एविडेंसेस मिले हैं उसके बेस पे उसको ओपिनियन देना चाहिए था एडवर्स, लेकिन वो ओपिनियन दे देता है ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब उल्टा गलत ओपिनियन दे देता है। तो ऐसे केस में ये क्या हो गया? ऑडिट रिस्क, कि भैया हो सकता है मैं एक गलत ओपिनियन दे दूं, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दूं। रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। बात समझ आती है? रिस्क दैट एन ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। बात समझ आती है यहां तक? जल्दी बताइएगा, यहां तक बात समझ आती है? टाइप्स ऑफ ऑडिट बहुत ही इजी है। दो तरह की ऑडिट है, एक मैंडेटरी और एक ऑप्शनल। मैंडेटरी के अंदर हमारा कंपनीज है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक कोऑपरेशन सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्पेसिफाई एंटिटी, ये आप स्किप भी कर सकते हो। ऑप्शनल के अंदर जैसे मेरा पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, और उसके कुछ बेनिफिट है जो कि दोबारा भी आएगा कि भैया पार्टनरशिप वगैरह क्यों ऑडिट करवाते हैं। हाँ जी। उसके बाद एडवांटेजेस आप कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 4 नंबर के अंदर या 3 नंबर के अंदर। भैया स्टैट ऑडिट का क्या फायदा? देख रहे हो कितनी बार पूछा है, आपको हो सकता है स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो ये सेल्फ वाला क्वेश्चन है भाई, अगर आप ऑडिट करवाओगे तो जितने भी लोग हमें फंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। ठीक है।
एम्प्लॉइज का मोरल चेक होता है। मोरल चेक कैसे होता है भैया, आपको पता है ना, एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल भी चेक करता है ऑडिट से पहले। जब वो कंट्रोल चेक करता है तो वो प्रोसेस भी देखता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट को भी पता चलता है कि भैया जब ऑडिटर ने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है, तो इसका मतलब हमारे एम्प्लॉय भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। टैक्सेस के सेटलमेंट में हेल्प करता है ऑडिट, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फाइनल हो गए हैं। कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फाइनल है, फिगर्स फाइनल है। तो ये बहुत ही कुछ 4-5 बहुत ही सिंपल से इन्होंने एडवांटेजेस लिख रखे हैं। यू कैन राइट मेनी मोर अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेसेस। तो आप कोई भी 4-5 पॉइंट एग्जाम में देखकर जा सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। इसके अंदर मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद बिहेवियरल साइंस। इसके अंदर 2 बातें बताई गई है। ऑडिटिंग बोला है तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की भी बात की गई है, स्टैट ऑडिट की भी बात की गई है। सबसे पहला पैरा नंबर 1 के अंदर वो बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमने ऐसे 200 में देख लिया। दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली, इसके अंदर चर्चा की जाएगी स्टैट ऑडिटर की, इंटरनल ऑडिटर की और मैनेजमेंट की। तो जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको तीनों के ऊपर 2-2 लाइनें लिखनी है कि भैया जो एक स्टैट ऑडिटर है वो फाइनेंशियल का ऑडिट करता है, और फाइनेंशियल का ऑडिट करने के लिए फिगर्स का ऑडिट के साथ साथ उसे कुछ लोगों के साथ भी डील करना होता है। फिर आपको इंटरनल ऑडिटर की बात करनी होगी कि इंटरनल ऑडिटर भी एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ऑडिटर वो फिगर्स को तो कम देखता है, लेकिन ह्यूमन पर्सन के साथ ज्यादा डील करता है, क्योंकि वो प्रोसेसेस को चेक करता है। तो यहां पे वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फिर मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी कि भैया इंटरनल कंट्रोल कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। इंटरनल कंट्रोल की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है क्या उसे एम्प्लॉय फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो मैनेजमेंट को भी एम्प्लॉय को देखना पड़ता है, पर्सन को देखना पड़ता है, इंटरनल ऑडिटर को भी देखना होता है, स्टैट ऑडिटर को भी देखना होता है। तो तीनों के बारे में 2-2 लिखी। आखिरी में बस आपने एक लाइन ऐड कर देनी है, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड एन एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर सो एज टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। सबके बारे में 2-2 लाइन लिखकर और ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है। ये था ये ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, बाकी सब बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है आपका एक कंसेप्ट स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट। स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट क्या है? स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट ICAI इशू करता है फॉर दी मेंबर्स, ठीक है। स्टेटमेंट जो है मेंबर्स के लिए मैंडेटरी होता है, गाइडेंस नोट जो है ऑप्शनल होता है। गाइडेंस नोट ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये हो गया कि इफ यू हैव सम बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग या बेटर वे ऑफ रिपोर्टिंग तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई वे ही नहीं है और आप ICAI के गाइडेंस नोट को भी छोड़ रहे हो, उस चीज को स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको 2 में से कोई एक चीज करना पड़ेगा, या तो आप गाइडेंस नोट को फॉलो कर रहे हो, अगर आप गाइडेंस नोट को नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप उससे कर रहे हो। स्टेटमेंट आपके लिए मैंडेटरी, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरा, आप ध्यान, इतना समझ आया? हाँ जी सर। दूसरा, अब मैं CA हूं, मैं कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट कर रहा हूं। अब ICAI ने स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट निकाला रिलायंस के लिए, मेरे लिए नहीं, रिलायंस के लिए, कि भैया आपको ये डिस्क्लोजर इस तरह से करना है, आपको ये अकाउंटिंग इस तरह से करनी है, आपको ये चीज इस तरह से प्रेजेंट करनी है। तो अब रिलायंस को वो चीज उसी स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट के हिसाब से करनी पड़ेगी। एज एन ऑडिटर जब मैं जाऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा क्या रिलायंस ने वो स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट फॉलो किया या नहीं किया। फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मुझे रीजन देखना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट के अंदर उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, अगर ICAI ने स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट एक ऑडिटर के लिए इशू किया है तो ऑडिटर को भी उस स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट को अपने ऑडिट में फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरे लिए है, अगर मैं उसे नहीं फॉलो करता हूं तो इसका मतलब मेरे पास या तो कोई बेटर तरीका है, नहीं है तो मुझे उसको अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई हो। तो ये था हमारा स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट। करेक्ट इनकरेक्ट में आता है तो 2-4 चीजें ध्यान रखना। स्टेटमेंट मैंडेटरी है, गाइडेंस नोट ऑप्शनल है। कभी कभी ICAI कुछ गाइडेंस नोट के साथ बोल देता है कि भैया ये गाइडेंस नोट आपको मैंडेटरली फॉलो करना है, तो ठीक है, उस वाले गाइडेंस नोट को हम मैंडेटरली फॉलो करेंगे। हाँ जी, समझ आया? बताइएगा। उसके बाद आता है SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, SQC 1 को हम अप्लाई करेंगे। एक पार्टनर मतलब जो फाइनेंशियल को ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, ऑडिट करने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी को इंश्योर करना। और वो कब कब क्वालिटी इंश्योर करेगा? प्लानिंग स्टेज पे भी, एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी, रिपोर्टिंग स्टेज पे भी। तीनों ही स्टेज पे एक पार्टनर को क्वालिटी को इंश्योर करना है। इसका मतलब जब भी, अब रिलायंस हमारा क्लाइंट है, रिलायंस मेरे पास आ रहा है, मैं KPMG हूं, रिलायंस जब मेरे पास आ रहा है कि भैया आप मेरा ऑडिट करो, तो रिलायंस KPMG को देखना पड़ेगा
कि भाई हम इस रिलायंस को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो बिफोर एक्सेप्टेंस भी मुझे देखना पड़ेगा भाई इसकी मैनेजमेंट कौन है, क्या उन्होंने कोई फ्रॉड कर रखा है, क्या उसका इंटीग्रिटी लेवल क्या है, उसका एफआरएफ कैसा है, ये सारी चीजें देखकर बैकग्राउंड चेक कर कर हो सकता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो कुछ चीजें और देखनी है, क्या इस क्लाइंट का काम करने के लिए मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। मान लो मेरा एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है, लेकिन जो क्लाइंट आ रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का आ रहा है, तो हो सकता है मेरे पास वो एक्सपीरियंस ना हो, मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं। तो सबसे पहले आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको उस क्वालिटी की उस जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उनको क्लाइंट पे भेजोगे कि भैया आपके पास अब वो स्किल सेट है जो चाहिए, अब आप इस क्लाइंट पे जा सकते हो। जब पार्टनर अपनी टीम को उस क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए भेजेगा तो उससे पहले वो उनका इंडिपेंडेंस भी चेक करेगा कि भैया मेरी पूरी टीम इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी कोई भी इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं हो रहा है। अब जब वो टीम क्लाइंट प्लेस पे चली जाती है ऑडिट करने के लिए, तो टीम के साथ साथ अब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो टीम है उनका वो रिव्यू करे, उनको सुपरवाइज करे, उनको गाइड करे। अगर उनको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए आइदर विद इन दी फर्म और आउटसाइड दी फर्म, वो उनको कंसल्टेशन दिलवाए और जरूरत पड़े तो उन कंसल्टेशन का डिसीजन मेकिंग भी डिस्कस करे। वो टीम के पूरे वर्क पेपर को रिव्यू करेगा आइदर ऑन साइट और ऑफ साइट, प्लान करेगा कि कब कब मैं आपको रिव्यू करने वाला हूं। तो ये एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी जाके पार्टनर सारी चीजों को रिव्यू करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे क्वालिटी इंश्योर करनी है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पार्टनर की होगी, क्योंकि साइन वही करने वाला है। ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पूरा ऑडिट कवर हो गया, सारे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आ गए पार्टनर के पास। अब क्या होता है बेटा, जो हमारी फर्म है, फर्म कौन है? केपीएमजी। वो कहती है पार्टनर कौन था? कपिल। कपिल ने तो रिव्यू कर ही लिया, लेकिन अगर कल को कपिल फ्रॉड करता है क्लाइंट के साथ मिलकर, तो इससे तो हमारी फर्म का नुकसान होगा। इसलिए फर्म भी एक रिव्यू करवाती है, क्वालिटी रिव्यू। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था, एक रिव्यू हमारा आईसीआई भी करवाता है, वो पीयर रिव्यू है। एक रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट भी करवाती है, उसका नाम भी क्वालिटी रिव्यू है। यहां वो वाला रिव्यू नहीं है, यहां फर्म वाला क्वालिटी रिव्यू है। तो फर्म क्या करती है, अपना ही एक कोई दूसरा पार्टनर अपॉइंट करती है, वो पार्टनर के साथ मिलकर सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को देखता है, इंडिपेंडेंस को देखता है। वो पार्टनर से डिस्कस करता है कि आपने किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी, कौन कौन से वर्क पेपर आपने बनाए, आपने कंक्लूजन क्या फ्रेम किया ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपने जो रिपोर्ट बनाई है, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट, वो दिखा दो, क्या वो मैच हो रही है क्या एविडेंसेस के साथ। तो दोनों पार्टनर आपस में डिस्कस करते हैं। फिर जो फर्म का रिव्यूअर होता है ना, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। पहले वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, मैंने रिव्यू कर लिया, वो रिपोर्ट फर्म को दे देगा। उसके बाद पार्टनर वो फाइनल रिपोर्ट बना के पब्लिक को देगा, क्लाइंट को देगा। बात समझ आई? अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या पार्टनर अपनी रिपोर्ट पहले बना के दे सकता है? मेरा क्वेश्चन है, क्या पार्टनर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दे सकता है क्वालिटी रिव्यू से पहले? बताइएगा, यस और नो में आंसर दीजिएगा। तो ये एक समरी है, देखिएगा। एक ऑडिटर को सबसे पहले एक्सेप्टेंस पे काम करना होता है, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब कब एक क्लाइंट को आप विड्रॉ कर लोगे। मान लो कोई क्लाइंट आपने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आप उसको विड्रॉ कर दोगे, किन किन सिचुएशन में ऐसा हो सकता है? तो नंबर 1, जब आपको लगे कि यार प्रिंसिपल ओनर या की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे सवाल है, नहीं कर सकता, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, इंटीग्रिटी पे कोई सवाल है। यदि आपको लगे यार मेरे पास कॉम्पिटेंट टीम ही नहीं है, यदि आपको लगे कि जो एथिकल रिक्वायरमेंट हमने ऐसे 200 में देखी थी हमारी वो कंप्लाई नहीं हो रही, या अगर आपको लगे कि यार कोई एक सिग्निफिकेंट मैटर आ गया जो अगर पहले होता तो मैं इस क्लाइंट को नहीं करता, तो सारे कीवर्ड मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या करता है? वो रिक्रूटमेंट का काम करता है, परफॉर्मेंस देखता है, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, ये सारी बेसिक बातें एचआर के अंदर कवर होती है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था टीम को आप असाइनमेंट करते हो, इंडिपेंडेंस चेक करते हो, एथिकल रिक्वायरमेंट ऐसे 200 वाली एक ऑडिटर चेक करता है। उसके अलावा एक ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। तो आप क्या बोलते हो? एज पार्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर शुड एम्फेसाइज द फॉलोइंग टू द एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम को आप क्या क्या एम्फेसाइज करते हो? तो आप क्या बोलते हो सबसे पहले कि भैया पूरी टीम को कंप्लाई करना है विद लीगल रिक्वायरमेंट, और सभी स्टैंडर्ड को आपको देख के चलना है। जो हमारी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है वो सभी को फॉलो करनी है। हम एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, किसी को भी कोई कंसर्न है तो विदाउट फियर आकर बताए, हमारे यहाँ पे क्वालिटी एसेंशियल है। ये सारी बातें आप अपनी फर्म को एम्फेसाइज करते हो, बताते हो, सो दैट ओवरऑल क्वालिटी मैच की जा सके। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? एग्जीक्यूशन लेवल की बात आ गई, एग्जीक्यूशन लेवल की बात आ गई। हाँ जी सर। तो डायरेक्शन सुपरविजन भी पार्टनर करेगा, रिव्यू भी पार्टनर करेगा, कोई भी कंसल्टेशन लेनी है पार्टनर दिलवाएगा। ठीक है।
एक नया क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ है कि फर्म को अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती है ताकि सारा काम सही तरीके से हो जाए। तो उस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से मैटर आएंगे ये बताओ। तो ये मेरे हिसाब से कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि वो पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। देखिए, जब भी हम कोई क्लाइंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारी टीम होती है उनको हम टीम को ब्रीफिंग करते हैं कि क्लाइंट के बारे में, फिर हम उनको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में बताते हैं, फिर एक टीम प्लानिंग इवेंट होता है, फिर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। तो इस तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऑडिट करने का। तो उस प्रोसीजर को कह रहा है कि आप लिख लो, एक मैनुअल बना लो। तो उस मैनुअल में ये सारी बातें जो मैंने बोली वो सारी कवर हो जाएंगी। क्या क्या? कि एंगेजमेंट टीम को आप कैसे ब्रीफ करते हो, ठीक है, सो दैट उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले ऑब्जेक्टिव की कि हमारा काम क्या है। आपका एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, उसको कैसे आप कंप्लाई करने वाले हो, ये चीज भी आप लिख लो। इसके लिए हम चेकलिस्ट वगैरह बनाते हैं जो कि आखिरी में साइन होती है। आप किस तरह से स्टाफ को सुपरवाइज करने वाले हो, कैसे उनको ट्रेनिंग देने वाले हो, कोचिंग कैसे देने वाले हो, ये भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, जजमेंट्स वगैरह को आप कैसे देखने वाले हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपकी अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे देखने वाले हो, पॉलिसी प्रोसीजर आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन डाल दिया, पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर क्या क्या कवर होगा। ठीक है, फिर आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग समझ लो पॉलिसी एंड प्रोसीजर का ही एक कनेक्टेड क्वेश्चन है, कनेक्टेड टू पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्या है ये? अब एक बात बताओ, आप सोचकर बताना, क्या मैंने एक बार कोई पॉलिसी बना दी तो क्या वो पॉलिसी मेरी जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी, सालों सालों तक चलती रहेगी, या हमें उस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम? सर, रिव्यू और अपडेट करना पड़ेगा ताकि अप टू डेटेड रहे। तो यही बोलता है मॉनिटरिंग। आप हमेशा मॉनिटर करो किस चीज को, आपकी सारी पॉलिसी को, सो दैट जैसे क्लाइंट का हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं ना, तो क्या क्लाइंट भी अपने इंटरनल कंट्रोल्स को अपडेट करता है? यस सर। क्यों? ताकि वो इफेक्टिवली काम करता रहे। तो ये इसी तरह से बोलता है कि आपको है ना अपने यहाँ पे कंट्रोल मॉनिटरिंग करना चाहिए, सो दैट जो आपका प्रोसीजर है वो रेलेवेंट रहे, एडिक्वेट रहे और इफेक्टिवली काम करता रहे। इन चीजों के लिए हमें हमारा काम सही करना है। ठीक है, अब इस चीज में आप क्या देखोगे, द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का पर्पज क्या है? कंप्लाई विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज टू प्रोवाइड एन इवैल्यूएट। हम इवैल्यूएट करते हैं कि भैया हम सारे प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहें। यही तो हमारा अल्टीमेट एग्जाम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमारा एप्रोप्रिएटली डिजाइन और इफेक्टिवली काम करता रहे, और फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी जो है वो एप्रोप्रिएटली अप्लाइड हो, और फर्म उसको अप टू डेट भी रखे हर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। और अगर कोई भी हमें अपडेट करना है उसके लिए हम क्या करें, फॉलो अप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करते रहें जो भी मॉडिफिकेशन हमें करना है। तो मॉनिटरिंग बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चीजों को मॉनिटर भी करते रहना है ताकि हमारी चीजें अप टू डेट रहे, हम क्वालिटी ऑडिट कर सके। ठीक है जी। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया था। फर्म एक नया रिव्यूअर अपॉइंट करती है और वो पार्टनर के साथ मिलकर सारी वही चीजें देखता है जो पार्टनर देखता है, दोनों डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का मतलब आप लोगों ने पहले अपने एक सीपीटी में भी पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंस आईसीआई का गाइडेंस नोट कहता है, वो क्या कहता है कि जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु हैव एंगेज हिम। फिर आपने कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा ग्रुप 1 के अंदर कि भैया इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपके पास शेयर नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपका कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने अलग अलग एक रूल पढ़ लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या इंडिपेंडेंस को किसी रूल के अंदर डिफाइन करना पॉसिबल है? कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग चाहें तो किसी ना किसी तरीके से गलत काम कर सकते हैं और लोग ही हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आईसीआई कहता है भैया जो इंडिपेंडेंस है ना वो कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो सबसे पहले यही बोलता है कि इंडिपेंडेंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंस जो सारा खेल है वो आपके दिमाग का खेल है। आपका इंडिपेंडेंस जो आपको माइंड से रहना है और आपके अपीयरेंस में रहना है, आप किस तरह से अपने आप को अपीयर करते हो वहां पे आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। इसीलिए इंडिपेंडेंट को कितने तरीकों से एक्सप्लेन किया है? 2 तरीकों से। क्या कहता है? नंबर 1 इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। क्या कहता है? द स्टेट ऑफ माइंड। आपको हमेशा इस तरह से रहना है, द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस सो दैट अलाउ एन इंडिविजुअल को आप कर लो, अलाउ एन ऑडिटर समझने के लिए टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमें एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना है सो दैट वी कैन डू आवर ऑडिट विदाउट एनी सही बच्चे बताएंगे, हम हमारा ऑडिट करेंगे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। हम हमारा ऑडिट करेंगे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस
इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करते हुए। अपीयरेंस में ऐसा है कि हमें वो सारे सिचुएशन को अवॉइड करना है। अपीयरेंस, हमें वो सारे सिचुएशन को अवॉइड करना है कि कोई थर्ड पार्टी ये बोल दे कि भैया इसका तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसकी तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ऐसा हमें कभी भी किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना। तो क्या कहता है? द अवॉइडेंस, पहले ही वर्ड क्या है? द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस that are so significant that a third party would reasonably conclude an auditor integrity, objectivity और professional skepticism have been compromised। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा threats to independence, कि भैया ये तो हो गया इंडिपेंडेंस माइंड से और अपीयरेंस से। क्या आपके इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट भी है क्या? जब भी हम कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करें तो क्या कुछ थ्रेट्स को हमें स्टडी करना चाहिए? आईसीआई कहता है जी हाँ, आपको थ्रेट्स को स्टडी करना चाहिए। कोई बच्चा मुझे बताएगा कितने तरह के थ्रेट्स हैं? सर 5 तरह के थ्रेट्स होते हैं। कितने तरह के थ्रेट्स होते हैं? 5 तरह के थ्रेट्स होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? जहां पे मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है क्लाइंट के अंदर। इट में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट और ऑफ ए रिलेटिव। कुछ एग्जांपल दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, लोन और गारंटी टू फॉर्म और द कंसर्न क्लाइंट, किसी को दिया हुआ है आपने लोन वगैरह। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस, आप फीस पे डिपेंडेंट हो, यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है बट मैं फीस पे डिपेंडेंट हूँ। क्लोज बिजनेस रिलेशन, ठीक है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, मैं ऑडिट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को फील आ रहा है कि मैं क्लाइंट के यहाँ के ही एक नौकरी कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा क्लाइंट के पास आ रहा है। मेरी कंटीजेंट फीस है, हालांकि दिस इज नॉट लीगल, मैंने पहले ही बताया दिस इज नॉट लीगल, लेकिन एग्जाम्पल में लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं। कंटीजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। कंटीजेंट मतलब भाई अगर आपका प्रॉफिट जितना भी होगा ना, प्रॉफिट का 5% मुझे अपनी ऑडिट फीस दे देना। दिस इज नॉट अलाउड, अदरवाइज तो ऑडिटर कभी भी ऑडिट सही से नहीं करेगा, वो प्रॉफिट बढ़ाएगा। ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? मैंने मान लो पहले क्लाइंट का ऑडिट किया है, मैं पहले किसी ना किसी तरह से क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड था। ऑडिटर बनने से पहले मैं वहां पे डायरेक्टर था, सीनियर मैनेजर था, जो भी काम था मैं पहले वहां पे क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड था। फिर मैंने क्लाइंट को छोड़ दिया, किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लिया, बाद में मैं ही ऑडिट कर रहा हूं और मैं अपना काम ही रिव्यू कर रहा हूं। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब एक बात बताओ, क्या कभी आदमी अपने अंदर गलती निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा, कभी भी नहीं निकालेगा। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? कि मैं किसी ओपिनियन को प्रमोट कर रहा हूं, मैं किसी पोजीशन को प्रमोट कर रहा हूं कि भैया क्लाइंट ऐसा है, मैं बोल रहा हूं ले लो, मैं बोल रहा हूं ले लो। और बाद में जब आप ऑडिट करने जाते हो, आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी एक थर्ड पार्टी को बोल दिया यार ये क्लाइंट है ना, ऐसा है, बढ़िया है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। आपने क्या किया? अपनी एक ओपिनियन को प्रमोट कर दिया जबरदस्ती। अभी आपने क्लाइंट का ऑडिट भी नहीं किया, आप कुछ नहीं जानते हो। आपकी ओपिनियन के बेस पे सामने वाले किसी थर्ड पार्टी ने कोई डिसीजन मेकिंग कर दी। अब जब आप ऑडिट करने गए, आपने देखा ओई माँ, जो मैंने बोला था वो तो बिल्कुल गलत था। अब आप क्या करोगे? थर्ड पार्टी को सेव करने के लिए गलत काम करोगे, क्योंकि आपकी वजह से नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? एडवोकेसी थ्रेट के अंदर किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, जो कि जिसका सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एन ऑडिटर डीलिंग विद शेयर और सिक्योरिटी ऑफ द ऑडिटिंग कंपनी और बिकम द क्लाइंट एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी। किसी के थ्रू भी आप बोलते हो इसके शेयर खरीद ले, मैं बता रहा हूं ना तुझे, बाद में आप देखते हो यार यहाँ तो चीजें गड़बड़ है, तो फिर आप क्या करते हो? उन चीजों को, गड़बड़ को ही सही बताने की कोशिश करते हो ताकि चीजें सही रहें। फैमिली को तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्लाइंट के साथ भावुक वाले रिलेशन बना लेते हो। आई लव यू सोना बेबी, ठीक है, क्लाइंट पे बता आप कर रहे हो ये सब काम, तो भाई ये आई लव यू और ये सब चल रहा है और आपका माइंड सेट वहाँ पे है कि भैया हमारी तो घरवाली यहीं से निकलेगी, तो फिर आप क्या ही ऑडिट करोगे, ठीक है। या फिर दोस्ती आपने इतनी कर ली, 10 साल के लिए हम ऑडिट करते हैं, 3 साल के बाद आपकी बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई है, चिड्डी बड्डी फ्रेंड हो गए हो आप, अगर उस लैंग्वेज में ना जाऊँ तो मैं, तो भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, धमकी देता है क्लाइंट आपको कि या तो भैया हमारी बात मान लो, जैसा हम कर रहे हैं वैसा कर लो, नहीं तो अगली बार से कोई और ही आएगा, तो आपको धमकी दी जाती है। हालांकि इतना इजी नहीं है धमकी देना, क्योंकि ऑडिटर को निकालना भी आसान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होती है, अप्रूवल लिया जाता है, कंपनीज एक्ट के अंदर आप पढ़ते हो। तो ये कहता है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस के अंदर ये 5 तरह के थ्रेट्स देंगे, जब भी आप कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करो इन थ्रेट्स को देख लो। फिर आता है सेफ गार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। भाई अगर आपको कोई भी थ्रेट मिलता है तो आप कुछ सेफ गार्ड भी लगा सकते हो। सेफ गार्ड क्या हो सकता है बताओ जरा। ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। एक तो नंबर 1 जो हमने माइंड और अपीयरेंस पढ़ा था, आपको हमेशा अपने आप को अपीयर करना है इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑडिटर को हमेशा दूर रखना है अपने आप को, अपने आप को साथ लेके चलना है किनके साथ? फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट है,
ऑडिटर को सारे थ्रेट्स जो है बिफोर क्लाइंट एक्सेप्टेंस कंसीडर करने हैं कि भाई कोई भी थ्रेट ना हो। उसके अलावा अगर कोई भी थ्रेट मिलता है तो उसके लिए नेसेसरी सेफगार्ड लें, अगर नहीं लिए जा रहे तो छोड़कर चले जाओ। ठीक है जी, बड़े ही सिंपल सेफगार्ड्स के पॉइंट थे। उसके बाद आता है एसे नंबर 210। 210 बोलता है आपको एग्री करना है द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के साथ। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एग्रीमेंट बनाने की बात कर रहा है। ऐसे 210 के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि आपको जब भी कोई आप क्लाइंट के साथ रिश्ते के अंदर एंटर कर रहे हो, प्री कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वो प्री कंडीशन क्या है, मतलब एग्रीमेंट बना लो ताकि बाद में कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो। तो प्री कंडीशन क्या बोलता है कि क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा, ऑडिटर या क्लाइंट? मैनेजमेंट बनाएगी। भैया फाइनेंशियल बनाने की जिम्मेदारी आपकी। मैनेजमेंट को क्लाइंट ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देनी है, वो कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा वो भी देनी है। और एक और नई चीज जिससे आप बहुत ही भावुक हो जाते हो, एक क्लाइंट को ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा पर्सन को। तो ये सारी प्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा भैया। मैं ऑडिट तभी करूंगा जब ये प्री कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक ऑडिट के एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या टर्म्स लिखी जाएंगी, क्या क्या टर्म्स लिखी जाएंगी। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या क्या इंक्लूड करेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन सा एफआरएफ है जिसके हिसाब से फाइनेंशियल बनेंगे, हमारी रिपोर्ट कैसी बनने वाली है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। हाय अभिषेक। हाँ जी मुस्कान। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 210 का? ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हम एक्सेप्ट और कंटिन्यू करेंगे तो एक एग्रीमेंट बनाकर करेंगे, सारी टर्म्स पे एग्री करके करेंगे, सारी प्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए दोनों के बीच में। प्री कंडीशन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि कौन कौन सी प्री कंडीशन आपके यहाँ होनी चाहिए। तो ये आपको लर्न करना है, याद से लर्न करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा ये केस स्टडी है, केस स्टडी 1। इसका आंसर आप ही लोग देख सकते हो। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अभी आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं किया और क्लाइंट कोई लिमिटेशन लगा रहा है आपके स्कोप पे। स्कोप मैंने पढ़ाया था ना ऊपर कि हम भैया कोई ज्यादा काम नहीं करेंगे, कुछ कम नहीं करेंगे, तो क्लाइंट लिमिटेशन लगा रहा है। अब लिमिटेशन लगाएगा तो बताओ आप काम करोगे? नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही केस में एक्सेप्ट कर लेना, जब कानून बोले, जब लॉ एंड रेगुलेशन बोले तब कर लेंगे। तो क्या कहता है, इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इंपोज ए लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। प्रपोज्ड वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। Such that the auditor believe that the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion on the financial statement, the auditor shall not accept such limited audit engagement as audit engagement unless required by law or regulation। देखो जो छोटे छोटे वर्ड है वो भी मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत डिटेल में चला जाएगा अदरवाइज। जैसे लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, ठीक है, रिजल्ट्स इन डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन क्या है, वो सारे कंसेप्ट का गेम है बेटा। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आई एम थिंकिंग, आई हैव ए थॉट प्रोसेस कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो। अदर फैक्टर क्या क्या है भाई जिससे आपका एंगेजमेंट इफेक्ट होता है? भाई आपको देखना पड़ेगा एफआरएफ क्या है। मैनेजमेंट ने जो एफआरएफ बनाया वो अनएक्सेप्टेबल तो नहीं है, वो बेसिकली सही एफआरएफ होना चाहिए। और मैनेजमेंट हो सकता है ना एग्री करे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि फाइनेंशियल मेरे को बनाने हैं, इंटरनल कंट्रोल मुझे लगाने हैं, इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है। वो अदर फैक्टर हो सकते हैं जो मेरे क्लाइंट को अफेक्ट करें। ये फालतू की चीज़ है, इसको आप हटा सकते हो। एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या कवर होगा ये ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, जिसको आप अच्छे से देख कर जाएं एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या कवर होता है। फिर एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप लोगों को पता है कि जो हम स्टैट ऑडिट करते हैं, एक स्टैट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है बेटा? 5 साल के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब जब फर्स्ट ईयर में एक एग्रीमेंट बना होगा, एंगेजमेंट लेटर बना होगा, वो एग्रीमेंट कितने साल के लिए बना होगा बेटा? 5 ईयर के लिए। अब आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस में, हाँ जी नीता अंबानी से मिलना है, आप बिल्कुल सही आ गए हो। क्या आपको लगता है कि बिजनेस में 5 साल तक कोई चेंज नहीं आते? सर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मेरा एक एग्रीमेंट 5 साल तक चलना चाहिए? सर अगर कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सेम है, तो 5 साल तक चलेगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो आपके एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आप अपने एग्रीमेंट को चेंज करना चाहोगे, या फिर इसको वो दूसरे वर्ड से ही पूछता है जहां पे आप अपनी सारी टर्म्स को, मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाना चाहोगे। बेटा किसी को आप बार बार रिमाइंड क्यों करवाते हो? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको डाउट होता है कि भैया वहां पे डबल डेटिंग चल रही है, या आपको डाउट होता है कि सामने वाली मेरे को फ्रेंड समझती है तो कहीं मैं फ्रेंड जोन ना हो जाऊं, ठीक है। तो इसलिए आप बार बार बताते हो। तो आप रिमाइंड कब करते हो? टर्म जब आपको लगे कि यार सामने वाले ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, तो मैं वापस से रिमाइंड करवा देता हूं। तो ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है
कि फॉलोइंग फैक्टर में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड द एग्जिस्टिंग टर्म्स। कब कब आप चेंज करते हो? जब आपको लगे कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया चीजों को, जब कोई स्पेशल टर्म्स आ गई है, मैनेजमेंट में कोई चेंज है, ओनरशिप में कोई चेंज है, बिजनेस में कोई चेंज है, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई चेंज है, एफआरएफ में कोई चेंज है, तो हम टर्म्स को अपडेट करते हैं। उसके बाद एक दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये कहता है एक्सेप्टेंस। ध्यान से सुनना इस बात को। वो कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। भैया मैनेजमेंट ने कहा कि मेरे लिए आप कोई टर्म्स चेंज कर लो, टर्म्स को क्या कर लो, चेंज कर लो, और ऑडिटर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा बेटा, हम कौन सा एश्योरेंस लेते हैं? सर हम एक रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। कौन सा एश्योरेंस लेते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। मैनेजमेंट कह रही है भैया टर्म्स को चेंज कर दो। मैंने कहा टर्म्स को चेंज कर दूं, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि जो टर्म्स चेंज करवा रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्या वो टर्म्स चेंज करनी चाहिए या नहीं। दो रीजन निकल के आएंगे, या तो आपको वो टर्म्स जस्टिफाइड लगेंगी, ओके लगेंगी तो मैं क्या करूंगा, टर्म्स को चेंज कर दूंगा और एक नए न्यू एग्रीमेंट में क्या करूंगा, लिख लूंगा और उसके हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहां पे जब मैंने टर्म्स को चेंज किया हो और उसे एग्री किया हो, तो मुझे क्या चाहिए था, रीजनेबल एश्योरेंस, लेकिन रीजन जस्टिफाइड था, ओके था। क्या टर्म्स क्या थी? एग्जांपल ले लेते हैं। मैनेजमेंट कह रही थी कि मैं आपको फिक्स एसेट्स के रिकॉर्ड नहीं दे पाऊंगी, नॉट एबल टू प्रोवाइड। टेक्निकली तो आप बोलोगे सर इस केस में तो मैं ऑडिट ही नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा यार उनका जो जस्टिफिकेशन था ना वो रीजनेबल था। क्या उनके वहां पे पूरी हर जगह पे आग लग गई थी, फायर हो गई थी, जिसकी वजह से सारा डॉक्यूमेंट्स चला गया। तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस तो शायद अब नॉट एबल टू ऑब्टेन मैं नहीं ले पाऊंगा। ऐसे केस में हो सकता है मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दूं। ओपिनियन क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें, क्वालिफाई कर दें, लेकिन हाँ ऑडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि रीजनेबल जस्टिफाइड रीजन जो था वो जस्टिफाइड लगा, तो हमने चेंज किया, नया एग्रीमेंट बनाया और काम को स्टार्ट किया। अगर मेरे को रीजन जो है वो जस्टिफाइड नहीं लगे, नॉट जस्टिफाइड, तो क्या मैं काम करूंगा? नहीं भैया, तो मैं क्या करूंगा, विड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये भी देख सकता हूं क्या कोई अदर वे है, क्या अदर ऑडिट प्रोसीजर है क्या जिसके हिसाब से मैं काम कर लूं। नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो मैं मैनेजमेंट से कहूंगा कि भैया मैं आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं मानूंगा, आपका टर्म्स चेंज नहीं करूंगा। मैनेजमेंट कह रही है भैया हम आपको कंटिन्यू नहीं करने देंगे, मैनेजमेंट विल नॉट अलाउ टू कंटिन्यू। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं विड्रॉ कर लूंगा एज पर लीगल टर्म्स, जो भी लॉ एंड रेगुलेशन होंगे उसके हिसाब से विड्रॉ कर लूंगा। एक और नई चीज बता रहा हूं, जब आपने क्लाइंट की टर्म्स को मान लिया था, आपको रीजन जस्टिफाइड लगा, ओके लगा, आपने चेंज कर दिया, नया एग्रीमेंट बना दिया। अब मान लो एक छोटा सा पकड़ रहा हूं यहां पे, मान लो जब क्लाइंट आपके पास नई टर्म्स लेके आया तब तक 2 महीने हो चुके थे, 2 मंथ हो चुके थे और आपने कुछ एरियाज पे काम कर दिया। मान लो यू परफॉर्म सम वर्क, आप ऑलरेडी काम कर चुके थे, यहां पे आके आपका नया एग्रीमेंट बन रहा है। इस स्टेज पे आके तो आप क्लाइंट को कहते हो यार आपका रीजन तो जस्टिफाइड है, मैं सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार हूं। ये 2 महीने का जो काम था, या तो ये काम मेरे न्यू एंगेजमेंट के लिए, बेटा क्या होगा, या तो रेलेवेंट होगा या नॉट रेलेवेंट होगा। अगर नहीं रेलेवेंट हुआ तो इस काम का जिक्र ही खत्म हो जाएगा, हम नए तरीके से करेंगे सब कुछ, क्लाइंट से हो सकता है ज्यादा फीस लें। अगर रेलेवेंट है तो मैं इसको क्या करूंगा, रेफर कर लूंगा। अब ये बताइए जो न्यू एंगेजमेंट की रिपोर्ट बनेगी, जो भी मैंने न्यू एंगेजमेंट लिया है, जो उसकी रिपोर्ट बनेगी, क्या उसमें इस वाले काम को रेफर करूंगा मैं? क्या इस पुराने ओल्ड काम को रेफर करूंगा? क्या पुराने वाले ऑडिट प्रोसीजर्स को रेफर करूंगा? बताओ, नेवर। क्यों? क्योंकि भैया आपके लिए रेलेवेंट था, आपने यूज कर लिया, उसकी रिपोर्ट में डाल के यूजर को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो कि भाई मैंने पहले कुछ लिया था, पहले मैं ये काम कर रहा था। यूजर को क्यों बताना है भाई, आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, आप अपना काम रेफर कर लो, उसका कोई भी रेफरेंस नहीं देंगे। ये था पूरा मेरा बेटा ये वाला कंसेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आखिरी कंसेप्ट आता है
ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट के अंदर सबसे पहले आपको ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव लिखना है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल डिफरेंट है ऑडिट से, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन क्या है? एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है द अकाउंट्स विद ए स्पेशल पर्पस, जब कुछ नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल, इफ ए फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड स्पेशली कॉल्ड अपन टू चेक द अकाउंट्स वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, इट टेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब हम स्टैट ऑडिट करते हैं, ऊपर ऑब्जेक्टिव है सेकंड पैराग्राफ में, जब हम स्टैट ऑडिट करते हैं तो हो सकता है एक ऑडिटर को कुछ ऐसी सिचुएशन मिले जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। Audit is never started with a preconceived notion about the state of affair about the wrong doing some wrong having been committed। कभी भी ऑडिट ये सोच के नहीं किया जाता कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया ही क्या है, वो जब करते हैं तो हो सकता है तब मिल जाए। The auditor seeks to report what he finds in the normal course of examination account. However, it is quite possible that sometime investigation result from the prima facie finding of the auditor. It may happen that auditor has given some finding in serious concern. Such finding may provoke calling an investigation। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम करेंगे अगले, जल्दी ही मैं आपको पूरे चैप्टर 1 का MCQ का पूरा लाइव लूंगा, क्वेश्चन बैंक का पूरा लाइव लूंगा। 1 घंटे 13 मिनट में कंप्लीट चैप्टर 1 हो गया। बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लीज मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अगर आप मुझे 1 देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको वापस उल्टा 100 दूंगा। ये आपको जो मेरे को फीडबैक है, जो भी आपका प्यार मुझे शेयर करना है, ये मेरे को लाइव चैट में मत करना, ये आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में करना। मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है वो अपना प्यार जरूर देकर जाए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और दूसरा, ये बहुत सुपर फास्ट रिवीजन था, इसको मैं सुपर फास्ट बोल सकता हूं, मतलब ये बूस्टर का भी बाप था। अगर कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे कपिल सर से पढ़ना है, मुझे लाइव पढ़ना है, मुझे लाइव एट होम लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, फास्ट ट्रैक लेना है, बूस्टर लेना है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.caindia.org। मेरी टीम से भी आप बात कर सकते हो 928959990102 और 03। अगर आप कभी भी हमसे कुछ भी लेना चाहें, मेरी बुक्स, मेरी किताबें, टेस्ट सीरीज, कोई भी क्लासेस, हम हमेशा हमारी क्लासेस को बहुत कम प्राइस पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू आंचल, प्रिंस, जतिन, दीप्ति, मुकेश, तनु गुप्ता, हनीस, श्रेया, वरुण, अक्षिता गर्ग, मुस्कान, हिमांशु, संकेत, प्रगति अग्रवाल, कुणाल, मुस्कान, आर्ची सिंगला, जतिन गोयल, गौरव प्रजापति, मानवी जैन, वरुण, अनुष्का जायसवाल, निखिल कुलकर्णी, संकेत, राहुल झा, कुणाल, वंशिका, साक्षी, धीरज दास, अभी सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही हमारे लाइव बैच के अंदर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सेकंड चैप्टर का भी आपके लिए लाइव लूंगा। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड चैप्टर का भी लाइव लूंगा। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से इसमें, हालांकि ये मेरा पुराना बैनर है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस तरह से इन बच्चों ने रैंक हासिल की है, उसी तरह से आप भी ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें और आपकी भी फोटो हमारे बैनर पे आए। आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो के आखिरी में एक कमेंट जरूर करना है। वीडियो के कमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल। मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए।